name is Rahul and I again welcome you to the course of Java Enterprise Edition. Guys, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सर्वलेट्स एंड जेएसपीज के बारे में कुछ बेसिक बातें डिस्कस की थी और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। एक वेब डेवलपर के लिए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को जानने के बाद ही हम ये बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब एक ब्राउज़र रिक्वेस्ट को जनरेट करता है और ये रिक्वेस्ट जब सर्वर पर पहुंचती है तो सर्वर इस रिक्वेस्ट के साथ क्या क्या प्रोसेसिंग करता है, जिसके कारण वो एक रिस्पॉन्स को जनरेट करता है और उसे वापस ब्राउज़र को रिवर्ट कर देता है। अगर आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में होने वाली सारी घटनाओं को बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपसे समझना होगा कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि क्लाइंट हम उस मशीन को कहते हैं जिसके अंदर हम ब्राउज़र सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं। उसी तरीके से हमने देखा था कि सर्वर भी दरअसल एक सॉफ्टवेयर होता है और इसे जिस मशीन में मैं इंस्टॉल कर देता हूँ उसी मशीन को मैं कहने लगता हूँ सर्वर मशीन। इस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को थोड़ा और डीप में समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। गाइस, सपोज आपके पास एक मशीन है। इफ दिस मशीन इज अ क्लाइंट मशीन, देन ये ज़रूरी है कि इसके पास एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया हो विच इज़ नथिंग बट अ ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। उसी तरीके से मेरे पास एक और मशीन है। इफ़ दिस मशीन इज़ अ सर्वर मशीन, तो इसे सर्वर मशीन होने के लिए ज़रूरी है कि इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया जाए विच इज़ नथिंग बट द सर्वर। जब इस मशीन के अंदर मैं सर्वर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूँगा तभी ये मशीन कैपेबल हो पाएगी कि वो मेरे सर्वलेट्स और जेएसपीज को प्रोसेस कर पाए। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे सिस्टम में मेरे ब्राउज़र इंस्टॉल करना है तो मैं गूगल क्रोम, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स या सफारी, इनमें से किसी भी एक को चूज़ कर सकता हूँ और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता हूँ। अगर ऐसे ही मैं आपसे पूछूँ कि मुझे मेरे सिस्टम में सर्वर को इंस्टॉल करना है तो मेरे पास क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं। वी हैव द 5 ऑप्शंस एंड दिस इज द लिस्ट। हम JBoss, अपाचे टॉमकैट, वेबस्फेयर, वेबलॉजिक या ग्लासफिश, इसमें से किसी भी एक सॉफ्टवेयर को अगर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर दें तो हमारा सिस्टम भी सर्वर मशीन बन जाएगा। इस पूरे ट्यूटोरियल में मैं अपाचे टॉमकैट को एज अ सर्वर यूज़ करूँगा जिसके ऊपर मैं मेरे सारे सर्वलेट्स और जेएसपीज को रन करके आपको दिखाऊंगा। सर्वर सॉफ्टवेयर के नाम पर मैंने अपाचे टॉमकैट को इस मशीन में इंस्टॉल किया और मेरी मशीन बन गई सर्वर मशीन। अब इस अपाचे टॉमकैट को थोड़ा और डीप में हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल एक सर्वर के 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं। इन 2 मेजर कंपोनेंट्स को हम कहते हैं वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर। मतलब ये मान लीजिए आपका सर्वर 2 भागों में बटा होता है, एक होता है वेब सर्वर और एक होता है एप्लीकेशन सर्वर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हमारे सर्वलेट्स और जेएसपी के कोड भी हमारे सर्वर में ही रहते हैं। तो ना केवल हमारे सर्वलेट और जेएसपी के कोड बल्कि हमारे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के कोड भी हमारे सर्वर में ही रिसाइड करते हैं। हियर इज योर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल। तो मान लीजिए आपके पास x.html, y.html, z.html, इस तरीके से कुछ HTML फाइल्स हैं जो यहाँ पर सर्वर में प्लेस की गई हैं और इसी तरीके से आपके पास सर्वलेट्स और जेएसपीज के मल्टीपल पेजेस हैं जो आपने यहाँ पर सर्वर में प्लेस किया हुआ है। अब अगर आप ब्राउज़र के ऊपर एक URL को जनरेट करें तो हमें पता है कि URL का जनरेट होना टेक्निकल भाषा में कहलाता है रिक्वेस्ट। जब एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है तो सर्वर का जो हिस्सा उसे सबसे पहले रिसीव करता है हम उसे कहते हैं वेब सर्वर। मतलब वेब सर्वर का काम है कि वो आने वाली रिक्वेस्ट को रिसीव करे। वेब सर्वर रिक्वेस्ट को रिसीव करने के बाद ये देखता है कि आने वाली रिक्वेस्ट किस पेज के लिए आई है। क्या ये एक HTML फाइल के लिए है, क्या ये एक सर्वलेट के लिए है या फिर ये एक JSP के लिए है। अगर ये रिक्वेस्ट HTML फाइल के लिए आई है तो वेब सर्वर रखी हुई HTML फाइल्स में से जिस भी HTML फाइल के लिए वो रिक्वेस्ट आई है उसे डायरेक्टरी में ढूंढता है। सपोज आपके पास 3 पेजेस हैं, x.html, y.html और z.html। आने वाली रिक्वेस्ट सपोज y.html पेज के लिए आई है तो वेब सर्वर रखी हुई सारी HTML फाइल्स में से उस y.html फाइल को ढूंढता है, उसे पिक करता है और उसे बिना मैनिपुलेट किए, उसके साथ बिना कोई प्रोसेसिंग किए उसे एज इट इज रिटर्न कर देता है आपके ब्राउज़र को, जिसे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं HTML रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स जब ब्राउज़र के पास पहुंचता है तो ब्राउज़र के पास HTML इंजन होता है जो HTML के कोड को समझता है और उसे इंटरप्रेट कर कर उसका एक ग्राफिकल व्यू आपको दिखा देता है जो आपको पेज के फॉर्म में दिखाई देता है। पर अगर आने वाली रिक्वेस्ट सर्वलेट टाइप की रिक्वेस्ट है तो वेब सर्वर इस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है
और इसे रिसीव करने के बाद जब वो ये देखता है कि ये रिक्वेस्ट सर्वलेट के लिए है, तो वो इस रिक्वेस्ट को ट्रांसफर कर देता है एप्लीकेशन सर्वर के पास। जब एप्लीकेशन सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट पहुंचती है, तो अब एप्लीकेशन सर्वर इस डायरेक्टरी में से देखता है कि किस सर्वलेट के लिए रिक्वेस्ट आई है। जैसे हमने HTML के केस में देखा था, हमारे पास 3 HTML पेज थे, वैसे ही सर्वलेट के केसेस में भी मल्टीपल सर्वलेट पेजेस हो सकते हैं। इसलिए किस स्पेसिफिक सर्वलेट के लिए रिक्वेस्ट आई है, वो उस सर्वलेट को इस डायरेक्टरी में ढूंढता है। जब उसे वो सर्वलेट मिल जाता है, तो एप्लीकेशन सर्वर उसे पिक करता है और अब उसका स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, सर्वलेट को एग्जीक्यूट करने के लिए सर्वर जिस कंपोनेंट को यूज करता है उसे हम कहते हैं सर्वलेट कंटेनर। तो एप्लीकेशन सर्वर का ही एक हिस्सा है सर्वलेट कंटेनर। ये सर्वलेट कंटेनर पिक किए गए सर्वलेट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, और जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, तो जो भी इसका आउटपुट आता है, एप्लीकेशन सर्वर इस आउटपुट को HTML फॉर्मेट में बदलकर आपके वेब सर्वर को रिटर्न कर देता है। फिर से इस बात को समझिएगा, जब सर्वलेट का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है और उसका आउटपुट जनरेट होता है, तो एप्लीकेशन सर्वर उस आउटपुट को HTML फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपके वेब सर्वर को रिटर्न कर देता है। अब वेब सर्वर मिला हुआ HTML रिस्पॉन्स एज इट इज आपके ब्राउजर को रिटर्न कर देता है। तो अब इस केस को जरा ध्यान से समझिएगा, जब सर्वलेट के लिए रिक्वेस्ट गई तो एग्जीक्यूट तो सर्वलेट हुआ, पर एग्जीक्यूट होने के बाद उसका आउटपुट जनरेट हुआ और आउटपुट को कन्वर्ट कर दिया गया HTML फॉर्मेट में, और वेब सर्वर ने जो फिर रिटर्न किया वो भी एक तरीके का HTML रिस्पॉन्स रिटर्न किया। अब अगर HTML रिस्पॉन्स ब्राउजर के पास वापस आया है, तो ब्राउजर ने उस HTML रिस्पॉन्स को रेंडर किया और आपको एक पेज के फॉर्मेट में डिस्प्ले करने लगा। अब अगर आने वाली रिक्वेस्ट एक JSP पेज के लिए हुई, तो भी उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है वेब सर्वर, उसे ट्रांसफर करता है एप्लीकेशन सर्वर के पास। एप्लीकेशन सर्वर JSP पेज को पिक करता है। एप्लीकेशन सर्वर का वो हिस्सा जो हमारे JSP पेज को एग्जीक्यूट करेगा, दिस इज JSP इंजन। JSP इंजन JSP पेज को एग्जीक्यूट करता है, उसका आउटपुट जनरेट करता है। आउटपुट जनरेट करने के बाद उसे वेब सर्वर को रिटर्न करता है, और वेब सर्वर उस HTML आउटपुट को वापस रिटर्न कर देता है हमारे ब्राउजर को। सो हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि आने वाली रिक्वेस्ट चाहे HTML टाइप की हो, चाहे सर्वलेट टाइप की या JSP टाइप की, रिस्पॉन्स हमेशा HTML फॉर्मेट में ही वापस किया जाता है, और इस HTML भाषा को हमारा ब्राउज़र बहुत अच्छे से समझता है, उसे रेंडर कर सकता है, और उसे रेंडर कर कर आपको वो पेज डिस्प्ले कर कर दिखा देता है। सो दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिसमें आपने सीखा कि कैसे एक रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचती है, सर्वर पर उस रिक्वेस्ट के साथ क्या प्रोसेसिंग की जाती है, और कैसे उसका रिस्पॉन्स जनरेट कर कर ब्राउज़र को वापस कर दिया जाता है। सो गाइस, इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकल सेशन में एक बार और देखेंगे। जब हम सर्वलेट बनाएंगे तो हम देखेंगे कि सर्वलेट का आउटपुट किस तरीके से ब्राउज़र तक वापस आता है।